उस बेरोजगारी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, उस खेती के दुर्व्यवस्था की बात क्यों कर रहे हैं, वृक्षों में फल न होने की बात क्यों कर रहे हैं। इतने डिटेल में गोरखनाथ जो हमारे सामाजिक अभाव हैं उन अभावों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वे अभाव आम आदमी को, हर एक व्यक्ति को परेशान किए हुए हैं। तो उसके बरक्स ऐसे वन की तलाश करते हैं, ऐसे एक प्रति संसार की तलाश करते हैं जिस प्रति संसार में, जिस वैकल्पिक संसार में किसी भी तरह का सुख और दुख न हो, अभाव न हो, बेरोजगारी न हो, गरीबी न हो, लोगों को भरपूर भोजन मिले, लोगों के जीवन की जो जरूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें मिलें। एक ऐसे लोक की कल्पना गोरखनाथ की कविता में भी हमको दिखाई पड़ती है। आप खोजेंगे तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें गोरखनाथ की कविता में आपको मिलेंगी। सबको उद्धृत करके मैं आपका बहुत सारा समय नहीं लूँगा, केवल इशारा करते मैं चलूँगा। गोरखनाथ से आगे बढ़िए तो जहाँ हिंदी संत कविता शुरू होती है रैदास और कबीर के साथ। रैदास बहुत ही विनम्र कवि है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास मानी कहने वाले कवि हैं। वह रैदास भी एक वैकल्पिक सपना लेकर के हमारे बीच आते हैं। बेगमपुर का सपना आप सब परिचित होंगे। एक ऐसा शहर है बेगमपुर जिसमें न दुख है, न दुख का कोई अंदेशा है, किसी तरह का टैक्स नहीं है, किसी तरह का खौफ नहीं है, किसी तरह की गलती का डर नहीं है। ये बहुत खास बात है। खौफ न खता न तरस जवाब। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसी सामाजिक संरचना होनी चाहिए। गलतियां आदमी है तो उससे गलतियां हो जाती हैं। अब कोई ऐसा समाज हो जिस समाज में एक कदम आपका गलत पड़ा नहीं कि आपको फांसी की सजा दे दी गई, तो ऐसे समाज में ऐसा समाज कैसे उन्नति करेगा। मैं बार बार सुभाष चंद्र बोस की का एक कथन मुझे याद आता है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, कैसी आजादी हमको चाहिए। कहते थे लोग कि ये जो भारतीय लोग हैं, ये भारतीय लोग अपना देश संभाल नहीं पाएंगे, गलतियां करेंगे ये। सुभाष चंद्र बोस ने एक तरह से नारा दिया, कहा कि हम गलतियां करने का अधिकार चाहते हैं। वी वांट्स राइट टू मेक ब्लंडर। हमें गलतियां करने का अधिकार चाहिए। और देखिए कि रैदास जैसा व्यक्ति कह रहा है कि उस बेगमपुर में न खौफ है न खता है। कोई खता आप कर सकते हैं, खता करने पर आपको फांसी नहीं दी जाएगी। अगर आप ऐसे समाज में जी रहे हों जिसमें गलती करने का अधिकार न हो, तो आप मौलिक कुछ कर ही नहीं सकते। मौलिक करने के लिए, रचनात्मक करने के लिए, सृजनात्मक करने के लिए आपको गलतियां करने का भी अधिकार चाहिए। तो रैदास एक ऐसे बेगमपुर की रचना करते हैं जहां हमेशा खैरियत ही खैरियत है, कायम दायम सदा पातशाही। जहां की बादशाहत हमेशा कायम है, शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर
बिल्कुल ठीक है। दोम नसेम एक सो आही, ये बहुत बड़ी बात कही रैदास ने। दोम नसेम एक सो आही, लोग कैसे होंगे? सब एक से होंगे, कोई दोयम दर्जे का नहीं होगा, कोई सेम तीसरे दर्जे का नहीं होगा, चौथे दर्जे का नहीं होगा। हमारी सामाजिक संरचना एक दर्जा बांटती रही है, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा और चौथे के बाहर भी दर्जा। बेगमपुर ऐसा शहर होगा, ऐसी जगह होगी जहां सब एक जैसे होंगे, एक बराबर होंगे। आबादान सदा मशहूर, वहां गनी बसह मामूर। आबोदाना के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने घूमने, किसी तरह की कोई कमी उस शहर में नहीं है। त्यू त्यू सैल करह जीव भावे, हरम महल न को अटकावे। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, जहां मन हो वहां जाइए। हमारे समाज में, भौतिक समाज में तमाम तरह के प्रतिबंध हैं। कौन कहाँ जा सकता है, कौन कहाँ नहीं जा सकता है। स्त्रियां किन जगहों पर नहीं जा सकती हैं, कुछ विशेष वर्ण के लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग हर जगह जा सकते हैं। तो इस तरह का भेदभाव उस बेगमपुर में नहीं होगा। थॉमस मूर ने यूटोपिया की जो कल्पना की थी, लगभग समय वही रैदास के ही आसपास यूटोपिया की कल्पना लेके थॉमस मूर आते हैं। लेकिन रैदास जो यहाँ एक यूटोपिया रच रहे हैं, एक वैकल्पिक समाज का सपना दे रहे हैं, उस वैकल्पिक समाज में के सपने में हमको गोरखनाथ की भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। और रैदास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, या कबीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रैदास कह लें, या रैदास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कबीर कह लें। अमूमन हम कबीर को घर जलाने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं, और कई बार मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे अध्यापकों को ये बात बहुत खराब लगती है कि इतने मेहनत से लोन वगैरह लेके हमने घर बनवाया और कबीर साहब आए तो कह दिया कि साहब जो घर जा रहे अपना वो चले हमारे साथ, तो अब हम अपना घर तो जलाएंगे नहीं। तो हम कह देते हैं कि ये जो कबीर साहब हैं ये बहुत पढ़े लिखे थे नहीं। तो ऐसे पढ़े लिखे आदमी की बात का क्या गौर करना, आदि आदि इत्यादि कह करके हम कबीर की अनदेखी कर देते हैं। लेकिन एक बात जो मन में उठती रहती है, आपके मन में भी उठती होगी, मेरे मन में भी उठती रही है, कि आखिर कबीर हमको ले कहाँ जाते हैं। जहाँ जाने के लिए कबीर के 600 वर्ष बाद भी लोग अपना घर जलाकर कबीर के पीछे जाने को तैयार रहते हैं, वो जगह कौन सी है? उसका उत्तर रैदास की एक कविता देती है। कबीर हमको बेगमपुर शहर की ओर ले जा रहे हैं। अवधू बेगम देश हमारा, कबीरदास भी कहते हैं, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहो पुकारा। हमारा देश, हमारा वतन, हमारी जगह कौन सी है? वो बेगम देश है। कबीर का बेगम देश कैसा है? बाभन छत्री न सूद बैसवा, मुगल पठान न सैयद सिखवा, आदि ज्योति नहीं गौर गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न सिसवा,
जोगी न जंगम मुनि दर विसवा, आदि न अंत न काल कलिसवा, दास कबीर ले आए सनिसवा, सार शब्द गह चले वही दसवा। तो सब जब कुदरत के बंदे हैं। और मजे की बात देखिए कि हमारे यहाँ जो अद्वैत वेदांत है, वह अद्वैत वेदांत तो साफ साफ कहता है कि सब उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ईश्वर ने ही अपने को सब में प्रकट किया है। तो दार्शनिक रूप से हम ये मानते हैं कि सब एक है, उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। लेकिन जब व्यवहार में उतरना होता है तो हम तरह तरह के खांचों में फिट कर लेते हैं। कबीर जब घर जलाने की बात करते हैं तो उस मानसिक खांचे के घर को जलाने की बात करते हैं, जो किसी को छोटा और किसी को बड़ा करके देखने का जो खांचा बना है, जो संरचना बनी हुई है, जो ढांचा बना हुआ है, जो इतना जड़ ढांचा है, इतना कठोर ढांचा है कि हजारों वर्षों से वो भारतीय समाज की भीतर एक तरह की असमानता और एक तरह का न्याय अपने भीतर लिए हुए है। कबीर उस सामाजिक ढांचे को, उस मानसिक संरचना को तोड़ने की बात करते हैं। और जो रैदास बेगमपुर वाले पद में कहते हैं कि जो हम शहरी सो मीत हमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा, ये शहर कहाँ है? ये शहर किसी भूगोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि रैदास बनारस में रहते थे, सिर गोवर्धन में तो वहां कोई बेगमपुर था। यह रैदास की कविता में, रैदास की कविता का आकांक्षित बेगमपुर है। रैदास जो कहते हैं कि जो हम शहरी वो मीत हमारा, जो उस मनोजगत में जो रहता हो, जो भेदभाव में यकीन न करता हो, जो समानता में, प्रेम में, बंधुत्व में, भाईचारे में यकीन रखता हो, वही इस बेगमपुर का निवासी हो सकता है और वही हमारा मित्र हो सकता है। एक जो कबीर का बहुत प्रसिद्ध पद है, आप सब ने सुना होगा और पढ़ा होगा, चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। उसमें कबीर कहते हैं कि बैकुंठ को जब तक देखो ना, तब तक उस पर यकीन कैसे करो। उसमें एक बात कबीर ने बहुत अंत में कहते हैं कि बैकुंठ कहाँ है? बैकुंठ और कहीं नहीं है, संत सभा जहाँ बैठी, संतों की सभा जहाँ बैठी है वही बैकुंठ है। और संत कौन है? जिसका मानसिक स्तर कबीर और रैदास और गोरखनाथ की जो सामाजिक कल्पना है, जिस सामाजिक कल्पना में भीतरी खांचे और सांचे नहीं है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक ही पराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इस दिमाग के साथ जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहना ही बैकुंठ में रहना है। इसके अलावा बैकुंठ की कोई बात नहीं की गई है। आप सबको याद होगा कि गांधी जी बार बार राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं और तुलसीदास गांधी के प्रिय कवि थे, कबीर भी गांधी के प्रिय कवि थे। ये जो चरखे को पूरी आज़ादी की लड़ाई का एक प्रतीक बनाया गांधी ने, वो चरखा कहाँ से आता है? वो गोरख और कबीर की परंपरा से आता है। गोरख और कबीर की परंपरा से करघा लेते हैं, चरखा लेते हैं गांधी। और तुलसी का जो राम राज्य है, उस राम राज्य को
कि बार बार उसका उल्लेख करते हैं। और राम राज्य से आप परिचित होंगे। दैहिक दैविक भौतिक त्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म निरत सुध नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा, सब सुंदर सब गुरु शरीरा, वगैरह वगैरह। गांधी ने राम राज्य के बारे में और स्वराज्य के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। वो बार बार कहते हैं कि प्रजा का शासन होगा, प्रजा का जो हित है, राम राज्य में प्रजा का हित ही सर्वोपरि होगा। जो अंतिम आदमी है, उस अंतिम आदमी के जीवन में जब तक उजाला नहीं आएगा, तब तक राम राज्य नहीं होगा। गांधी कहते हैं कि मेरे सपनों का स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य है। और आप देखिए तो रैदास कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि पराधीन का तो कोई दीन होता ही नहीं है। दीन माने धर, पराधीन का वो पराधीन आदमी बेदीन होता है। तो स्वतंत्रता प्राप्त करना और स्वतंत्र जीवन जीना, यह धर्म की पहली शर्त है। तो गांधी एक दिन में नहीं बने थे, वो पूरी पूरी सहस्राब्दी में भारतीय चित्त में जो उच्चतम मूल्य पैदा हो रहे थे, उच्चतम नैतिक मूल्य पैदा हो रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे गांधी अपने समय में। वो कबीर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो रैदास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो गोरखनाथ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो तुलसीदास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो स्वराज्य का अर्थ उनके लिए था गरीबों का स्वराज्य, और राजनीति को नीति से जोड़कर देखने की बात करते थे गांधी। अब भले ही राजनीति का नीति से कोई लेना देना न रह गया हो, क्योंकि एक मुहावरा सा चल पड़ा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है, नहीं मित्र। यह एक गलत रास्ते की ओर ले जाने वाला कथन है। युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज नहीं है। एक नीति नाम की चीज होती है, गांधी कहते हैं। उस नीति के बगैर राजनीति, नीति शून्य राजनीति सर्वथा त्याज्य है। यह गांधी हमको बताते हैं, और यह बताते हैं तो ये कोई गांधी का अपना मौलिक कथन नहीं है। ये भारत की जो 1000 वर्ष पुरानी ये संतों की परंपरा है, उन संतों की परंपरा की बात को गांधी अपने ढंग से कह रहे थे। जब गांधी गाते हैं, वैष्णव जन तेणे कहिए जे प्रीर पराई जाने रे। एक गुजरात का कवि नरसिंह मेहता जो गा रहा है कि वैष्णव तो वही कहा जाएगा जो दूसरे का दुख समझे, वही वैष्णव कहे जाने का अधिकारी है। अगर वो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता है तो वह और कुछ भी हो सकता है, वैष्णव नहीं हो सकता। भारतीय जो संतों की परंपरा है, उस परंपरा में एक खास बात और है जिसकी ओर गांधी ने बहुत मुकम्मल ढंग से जोर दिया। कथनी और करनी की एकता हमने आपसे कही थी। साधुता की भी एक दो परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं। साधुता की एक परंपरा ऐसी रही है जो श्रमजीवी साधुता रही है। विभिन्न कारणों से हमारे समाज में श्रमजीविता को
उतने ही नीचे पायदान पर रखा गया है, और श्रम से जो जितना ही मुक्त है वह सामाजिक संरचना में उसको उतना ही ऊंचा स्थान मिला हुआ है। आप देखें तो गोरख हैं, कबीर है, रैदास है और गांधी है। ये सब ऐसे लोग हैं जो श्रम को, शारीरिक श्रम को केंद्रीयता प्रदान करते हैं। रैदास बार बार, कभी रैदास को इस बात को लेकर के ग्लानि नहीं है कि उनका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ जिस जाति को लोग निचले पायदान पर रखे हुए हैं। उनका गर्व इस बात का है कि ये जो श्रम हम करते हैं उस श्रम में ही वो तो जहाँ जहाँ डोलऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, मन चंगा तो कठौती। आश्चर्य की बात है, गोरखनाथ के यहाँ भी ये पंक्ति मिलती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और वही पंक्ति आपको रैदास के यहाँ भी मिलेगी, संतों के यहाँ मिलती है। तो एक श्रमजीवी साधुता की एक परंपरा है जो श्रम को प्रतिष्ठा देती है। और मित्रों, कोई भी देश, कोई भी स्वाधीन देश उन्नति नहीं कर सकता जिस देश में श्रम की संस्कृति को अवमानित किया जाए। तो जो आज़ादी के मूल्य स्वाधीनता आंदोलन के दौर में बने थे और उसका एक समवेत सामूहिक अभिव्यक्ति गांधी के व्यक्तित्व के द्वारा हुई, और जिसको हमारे बहुत सारे साहित्यकारों ने अपने अपने ढंग से व्यक्त किया। प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों में उन मूल्यों को हम देख सकते हैं। ये एक इस संयोग पर आपका ध्यान गया होगा और ध्यान जाना चाहिए कि हिंदी में छायावाद का आगमन गांधी के आने के बाद ही हुआ। तो 1915 में गांधी लौट कर आए थे। 1916 में उन्होंने अपना पहला व्याख्यान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के समय में दिया था। 1918 में 17-18 को हम छायावाद एक नए युग का आरंभ मानते हैं। तो उस छायावाद पर भी गांधी का असर आप देख सकते हैं। छायावाद के एक बड़े आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी ने तो बाकायदा गांधीवाद और छायावाद के बीच के संबंध पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। तो मैं कह ये रहा हूँ कि ये सारे जो मूल्य बराबरी के, असमानता के विरुद्ध और न्याय संगत समाज बनाने के पक्ष में, खुशहाली के पक्ष में, व्यक्तिगत आजादी के पक्ष में, आडंबरहीन जीवन के पक्ष में, ये जो स्वाधीनता के मूल्य बने, कुछ लोगों को लगता है कि वो पश्चिम से आयातित मूल्य है। नहीं, वो पश्चिम से आयातित मूल्य नहीं है। वे मूल्य भारतीय चित्त के 1000 वर्ष के मंथन के फलस्वरूप विकसित हुए थे, जिसको, जैसा मैंने कहा कि गांधी जिसको व्यक्त कर रहे थे। यह जो आज़ादी के मूल्य के निर्माण में संत भक्ति कविता का बहुमूल्य योगदान है। सवाल यह है कि 75 वर्ष आज़ादी के हो गए। इन 75 वर्षों में हम कितना वह बराबरी अपने भीतर ला पाए, कितना हम एक दूसरे के प्रति भाईचारा और परस्पर प्रेम की भावना ला पाए, कितना हम श्रम को सम्मान दे पा रहे हैं, कितना हम सहज जीवन को सम्मान दे पा रहे हैं, कितना हम आडंबर की जगह पर सहजता का वर्ण कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न हैं मित्रों।
ये जो आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव हो रहा है देश में, बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसे उत्सव केवल उत्सव नहीं होते हैं किसी देश के जीवन में, किसी राष्ट्र के जीवन में, किसी समाज के जीवन में। ऐसे उत्सव सिंहावलोकन के अवसर होते हैं। सिंहावलोकन का अर्थ है पीछे मुड़कर देखना। पीछे मुड़कर देखना कि हमने जो ये 75 वर्ष की यात्रा की है, उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने क्या कमाया है और क्या गंवाया है। जो कमाया है, जो अच्छा है, जो शुभ है, उस शुभ को आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो गंवाया है या जो हमारी गांठ से छूटकर गिर गया है, उसे उठा लेना, उसको जतन से आगे बढ़ाना। सिंहावलोकन के मौके पर ये दोनों काम किए जाते हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष पर संत भक्ति कविता के आलोक में जो आज़ादी के मूल्य बने थे, हम ये देखें कि ये मूल्य किस हद तक पूरा हुए। समदर्शी समाज की स्थापना की है। जिस हद तक हम स्थापना किए हैं, उसके आगे आने की कोशिश करें कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मनाएं तो हमें लगे कि हम रैदास के बेगमपुर के नज़दीक पहुंच गए हैं। हम अंबेडकर के संविधान की जो मूल भावना है, उस मूल भावना के निकट तक पहुंच गए हैं। ये 25 वर्ष आने वाले जो हैं, उन 25 वर्षों में हमें क्या करना है कि हम जो गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है, जो पर पीड़ा है समाज में मौजूद, वह पर पीड़ा कैसे कम हो, कैसे ख़त्म हो, कैसे हम बेगमपुर की रचना कर पाएं, यह भी आज की तारीख में हमें बैठकर विचार करना है। उत्सव की तरह मनाएं, लेकिन उत्सव के साथ साथ यह कोशिश बनी रहे। आज़ादी एक ऐसी चीज है जो निरंतर हासिल करती रहनी पड़ती है। यह नहीं है कि एक बार आज़ादी मिल गई तो काम पूरा हो गया, नहीं। अगर आप निरंतर उसके लिए अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। अम्बेडकर ने कहा था कि अच्छे विचार जो होते हैं, जैसे वृक्षारोपण बहुत सारे होते हैं, लेकिन पेड़ टिकते वही हैं जिनकी देखभाल की जाती है। मैंने भी अब तक के जीवन में 600-700 पेड़ तो लगाए होंगे, लेकिन उसमें 8-10 ही बच पाए, क्योंकि देखभाल 8-10 की हुई। अंबेडकर बहुत अच्छी उपमा देते हैं, कहते हैं कि जैसे वृक्षों को अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो वो पनप नहीं पाएंगे, उसी तरह जो अच्छे विचार हैं, उन अच्छे विचारों को, माने वो ठीक है कि सत्यमेव जयते कहा गया है, लेकिन सत्य जीते, इसके लिए सत्य के साथ सन्नद्ध होकर के खड़ा रहना पड़ेगा। अगर सत्य के साथ सन्नद्ध होकर आप खड़े नहीं रहेंगे तो झूठ सत्य को बेचकर चला जाएगा। इसलिए स्वराज, आज़ादी के प्रति भी हमें निरंतर सन्नद्ध रहना है। थोड़ा भी
हमारी सन्नद्धता कम हुई तो हम अपनी आज़ादी से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए ये जो 75 वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है, इस उत्सव में हमें सिंहावलोकन करना है कि क्या शुभ चीज़ें हमने विकसित की। 100 वर्ष पूरा होते होते हम एक बेगमपुर के सपने को हम साकार कर सकें, यह कोशिश हमें करनी चाहिए। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसमें एक निरंतर धारा ऐसी मौजूद है जो उस तरह के सपनों के समाज के लिए निरंतर संघर्षरत है। हमें अपने साहित्य मनीषियों के साथ एक कार्यकर्ता के तौर पर, आज़ादी के सिपाही के तौर पर, एक जागृत, सचेतन नागरिक के तौर पर निरंतर निगहबान बने रहना पड़ेगा। यह निगहबानी ही हमारी आज़ादी को अस्थाई और मुकम्मल बनाएगी।